हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और लाइक करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है यहाँ क्या, इन OSI मॉडल नेटवर्क लेयर इज, कह रहा है OSI मॉडल के बारे में पूछ रहा है कि उसमें जो नेटवर्क लेयर है वो कहाँ होता है। सो OSI मॉडल के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, मैंने बताया, बहुत अच्छे से बताया OSI मॉडल को कि कौन कौन से लेयर होते हैं और कैसे वो लेयर्स वर्क करते हैं। ठीक है, सो आप उस वीडियो को जाकर देखना तो आपको वो पता चल जाएगा। तो यहाँ बताना है कि OSI मॉडल का जो नेटवर्क लेयर है तो वो कहाँ आता है। तो ये आता है कहाँ, जस्ट अबव द फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर के पहले, सॉरी ये क्या होता है, जस्ट अबव द डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के पहले OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर आता है। ठीक है, सो जो OSI मॉडल है ये क्या है, द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है जिसको डेवलप किया गया है बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ISO के द्वारा OSI मॉडल, जैसे यहाँ OSI है इसी का उल्टा किया हुआ है ISO मॉडल। सो OSI मॉडल जो ISO के द्वारा दिया गया, और इसमें क्या है, उन्होंने 7 लेयर के बारे में, 7 लेयर के बारे में बताया है। और इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, फिजिकल लेयर। ये जो फिजिकल लेयर है ये सबसे क्या है, सबसे नीचे है, नीचे में ये है फिजिकल लेयर है, फिर डेटा लिंक लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, फिर एप्लीकेशन लेयर है। सबसे जो टॉप में है वो आपको याद रखना है, टॉप में है एप्लीकेशन लेयर, और जो सबसे लास्ट में है, जो सबसे नीचे है, वो क्या है, फिजिकल लेयर। ठीक है, और इसको याद रखने के लिए मैंने बताया था आप कैसे याद रख सकते हो, PDNT स्पा SPA। ठीक है, तो PDNT स्पा से आप याद रख सकते हो, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो इस तरह से आप याद रखना। और याद रखना है कि जो फिजिकल लेयर है वो सबसे नीचे है। तो यहाँ पर क्या था, डेटा लिंक लेयर से क्या है, ऊपर में एबव में नेटवर्क लेयर है। ठीक है, तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI जो मॉडल है वो किस लिए, कि क्या काम करता है। सो यहाँ कुछ ऑप्शन है, स्टैंडर्डाइज नेटवर्किंग, प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रोवाइड ईमेल्स, या स्टैंडर्डाइज बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। तो OSI मॉडल का जो मॉडल में जितने भी जो लेयर्स 7 लेयर्स हैं, उन 7 लेयर का जो काम है वो क्या है, स्टैंडर्डाइज नेटवर्किंग। मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया, कि स्टोरी के माध्यम से बताया कि OSI मॉडल कैसे वर्क करता है, कौन से लेयर में क्या काम होता है और कैसे कैसे जाता है। तो ये क्या है, एक नेटवर्किंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कैसे एक कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर में कैसे आपस में कनेक्शन होगा, इंटर कनेक्शन होगा, उसी को बताने के लिए OSI मॉडल का यूज होता है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट है, अ सेंट्रल कंट्रोलर और अ हब इज अ फीचर ऑफ। तो यहाँ टोपोलॉजी के बारे में पूछा है, तो टोपोलॉजी के बारे में भी मैंने बताया है। तो यहाँ देखो कि कौन सा टोपोलॉजी यहाँ पर होगा, जो जिसमें सेंट्रल हब होगा, यानी एक सेंट्रल हब होगा, उसी से बाकी सारे जुड़े होंगे, नोड्स जुड़े होंगे। सो इस तरह का जो टोपोलॉजी होता है, ये टोपोलॉजी कौन सा टोपोलॉजी, तो क्या है, ये इस तरह के टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्टार के जैसे ये बन रहा है। ठीक है ना, तो ये स्टार बना है, यानी ये क्या है, एक स्टार टोपोलॉजी है। और स्टार टोपोलॉजी में आपको याद रखना है कि सेंट्रल हब होता है और उससे बाकी सारे नोड्स, कंप्यूटर्स, डिवाइसेस जुड़े होते हैं। फिर टोपोलॉजी इन विच द एंड्स ऑफ द नेटवर्क वायर्स आर कनेक्टेड टू अ टर्मिनेटर इज। अब करें कि इसमें फिर बताने कि कौन सा टोपोलॉजी होगा जिसमें एक नेटवर्क वायर है और उसमें जो 2 एंड है वो आपस में वहाँ पर क्या है, एक टर्मिनेटर से कनेक्टेड है, और फिर बाद में इसी वायर से बाकी सारे नोड्स जुड़े होते हैं। तो इस तरह के टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, तो स्टार तो कहते नहीं है, स्टार में तो इस तरह से होता है। फिर बस है, तो ये बस है। ठीक है, इस तरह के टोपोलॉजी को बस कहते हैं। और हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में बहुत सारे जैसे जहाँ तहाँ पूरा मिले होते हैं। ठीक है, नहीं ये मेस में, ठीक है, मेस में उस तरह से मिले होते हैं, जैसे ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, तीसरे चौथे से मिले हुए हैं, तो वो मेस कहलाता है। और हाइब्रिड में क्या होता है कि एक है, फिर उससे 2 हो जाता है, फिर ये 2 है, फिर उससे 2 हो जाता है, फिर इससे हो जाता है। तो इस तरह से इसको जो बोलते हैं वो हाइब्रिड कहलाती है। ठीक है, सो आप टोपोलॉजी वाला वीडियो जाकर देखना, तो आपको वो पता चल जाएगा जितने भी टोपोलॉजी है, और जरूर देखना क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, द टेक्नोलॉजी दैट अलाउ अ फोन कॉल्स टू बी रूटेड ओवर अ नेटवर्क वायर्स। करें कि जब इंटरनेट के थ्रू जब कॉल किया जाता है
इंटरनेट के थ्रू जब फ़ोन कॉल किया जाता है तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? तो VoIP है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, या फास्ट ईथरनेट है। तो इस तरह के जो टेक्नोलॉजी है, फ़ोन कॉल करना, इंटरनेट के थ्रू फ़ोन कॉल करना, इसे कहते हैं VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे आप सबके फ़ोन में है VoLTE है, वॉइस ओवर LTE है, उसी तरह वो क्या है VoLTE फ़ोन का यूज़ किया जाता है, वो सिम कार्ड का यूज़ करके, सिम कार्ड में जो नेटवर्क है और उसका जो इंटरनेट है उस दोनों का यूज़ करके वो फ़ोन कॉल होता है, इसलिए इसमें वॉइस क्वालिटी अच्छी होती है। फ़ोन में जो हम लोग कॉल करते हैं उसको वॉइस क्वालिटी अच्छी होती है VoLTE की। सो यहाँ पर VoIP है, तो VoIP में इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट के थ्रू जब वॉइस ओवर किया जाता है, वॉइस की फ़ोन कॉल किया जाता है, सो इस तरह की टेक्नोलॉजी को VoIP कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु अमंग द फ्लोइंग इज रिलेटेड विद द यूनिकोड डेवलपमेंट। तो यूनिकोड का जो डेवलपमेंट करने वाला है वो कौन है? तो जो बेकर है, ई गारफील्ड है, टेड नेल्सन है और बिल गेट्स है। सो यहाँ पर कौन है? जो बेकर ने यूनिकोड डेवलपमेंट किया था, डेवलपर है इसके। इन्होंने जो यूनिकोड किया था, यूनिकोड में आपको याद रखना है कि ये 16 बिट कैरेक्टर कोड है, 16 बिट का कैरेक्टर कोड है यूनिकोड, जिसे 1988 में डेवलप किया गया। और इसका जो पहला वॉल्यूम था वो पब्लिश किया गया था 1991 में, किया था 1988 में लाया गया था इस कोड को और पब्लिश किया गया था 1991 में। और इसका जो सेकंड वैल्यू है 1992 में लाया गया बाय यूनिकोड कंसोर्शियम के द्वारा। ठीक है, तो जो बेकर आपको याद रखना, जो बेकर यूनिकोड है और इसमें 16 कैरेक्टर होते हैं। फिर नेक्स्ट है आईस्की के बारे में है, तो इसका फुल फॉर्म बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है आईस्की के बारे में और ASCII के बारे में। सो ये क्या है? तो ये है इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मैंने उसमें अच्छे से बताया था कि ये होता क्या है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं चलती है। अब वो भाषा को एक जो कंट्री का भाषा है दूसरे कंट्री की भाषा को वो समझ नहीं सकता। जैसे अमेरिका वाला लोग हिंदी को नहीं समझ सकता है। सो क्या होता है, अगर वो भेजना चाहता है, हिंदी में भेजना चाहता है अगर कोई किसी प्रकार का ईमेल, तो वो उसके कंप्यूटर को वो समझ में आ जाए, तो इसके लिए ये चीज़ की जाती है इंफॉर्मेशन इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, एक कैरेक्टर कोड फॉर इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है ये। और इसमें क्या है, जब इसे ओरिजिनेट किया गया था ऑल इंडियन लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेज है इंडियन लैंग्वेज है, फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन 1991 द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया है। याद रखना है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। एंड आईस्की वॉज इवॉल्व बाय स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यूरिंग 1986 to 88। CDEC आपको याद रखना है, CDEC क्या है? इसका एक्टिव मेंबर है, एक्टिव मेंबर ऑफ कमिटी है। और आईस्की डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल एज IS 13194:1991 फ्रॉम द BIS ऑफिस। ओके, सो आपको इसमें इतने याद रखना है कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, जो कि एक ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है और जितने भी इंडियन लैंग्वेज है उसको सपोर्ट करता है, उसको इनकोड करता है। और 1991 में इसको BIS के द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा क्या किया गया? अपनाया गया है, अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, और CDEC इसका क्या है? कमिटी मेंबर है, एक्टिव कमिटी मेंबर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सर्च इंजन वॉज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर द सर्चिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। तो कौन सा इसमें से सर्च इंजन है जो एक्सक्लूसिव है किसके लिए? साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करने का जो सर्च इंजन है यहाँ कौन है? तो गूगल है। गूगल तो नहीं है, क्योंकि गूगल में से तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्च की जाती है, अल्टा विस्टा, डॉग फाइल, साइरस। तो यहाँ पर जो साइरस है वो पर्टिकुलरली खासकर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करने वाला सर्च इंजन है। तो ये जो साइरस है इसको ये साइंस स्पेसिफिक सर्च इंजन है, साइंटिफिक चीज़ों को सर्च करने का ये सर्च इंजन है। एंड इसको लॉन्च किया गया था 2001 में लॉन्च किया गया था। द सर्च इंजन नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द February 2014, यानी 2014 से ये रहा नहीं, ये ख़त्म हो गया, इसे बंद कर दिया गया 2014 फरवरी को 2014 से इसे साइरस को बंद कर दिया गया। ओके, देन है परसेंटेज साइन इज़ यूज्ड एज अ URL टू रिप्रेजेंट। हम लोग जब कुछ भी सर्च करते हैं, कोई लिंक सर्च करते हैं, तो उसमें आप लोग देखते होंगे
वहाँ परसेंटेज कहीं कहीं दिया होता है। तो ये जो परसेंटेज का जो साइन है वो क्या शो करता है किसी भी URL में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में। सो स्पेस करता है, डेट है, टाइम है या पर्सन है। तो ये जो परसेंटेज है वो स्पेस को डिनोट करता है। ये जो परसेंटेज साइन है URL में वो स्पेस को डिनोट करता है। ये जो URL कंटेंट है स्पेसेज, स्पेस को कंटेन करता है। URL इनकोडिंग नॉर्मली रिप्लेस स्पेस विद अ प्लस साइन और द परसेंटेज साइन, यानी स्पेस देने के लिए एक URL में जो स्पेस दिया जाता है तो स्पेस देने के लिए उसमें प्लस का साइन का यूज़ किया जाता है या परसेंटेज का साइंस का यूज़ किया जाता है। देन है क्या, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए इमेज फॉर्मेट। इसमें से कौन है जो इमेज फॉर्मेट नहीं है। तो इमेज फॉर्मेट यानी जो हम लोग पिक्चर क्लिक करते हैं उसमें वो अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स का होता है, जैसे PNG होता है, JPEG होता है, GIF होता है, TIFF होता है, ठीक है। तो इसमें से MPEG नहीं है। MPEG क्या है, ये मोशन पिक्चर है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है, जो कि एक वीडियो फॉर्मेट है। 1988 में से बनाया गया ISO एंड IEC के द्वारा टू सेट ए स्टैंडर्ड फॉर ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन एंड ट्रांसमिशन। ये ऑडियो प्लस वीडियो का ये एक कोड क्या है, क्या बोलते हैं उससे, फॉर्मेट है। ओके, सो फॉर्मेट है। तो ये एक फॉर्मेट है ऑडियो एंड वीडियो का है, ऑडियो प्लस वीडियो का। इट वाज एस्टैब्लिश विद द इनिशिएटिव ऑफ हिरोशी यासुदा एंड लियोनार्डो चिरिंगलिनोन, ठीक है, जो भी आप पढ़ लो इसे, हिरोशी यासुदा एंड लियोनार्डो चिरिग्लियोनी, ठीक है। सो आप याद रखना, ठीक है। सो क्या है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG 1988 में बनाया गया ISO एंड IEC के द्वारा, जो कि ऑडियो वीडियो फॉर्मेट है, यानी वीडियो फॉर्मेट है। नेक्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजी है, इन विच नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब इज नोन एज। तो अभी थोड़ा सा पहले भी ये क्वेश्चन था ना, तो सेंट्रल हब है, सेंट्रल हब से कनेक्ट होता है बाकी सारे नोड्स। तो इस तरह के टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट ओपन डोर है, ठीक है। ओपन डोर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने शेरपा, रोमियो और जूलियट के बारे में बताया। तो ओपन डोर है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये है डायरेक्टरी ऑफ एकेडमिक ओपन एक्सेस रिपोजिटरी। डायरेक्टरी ऑफ एकेडमिक ओपन एक्सेस रिपोजिटरी इसका फुल फॉर्म है। एंड ये क्या है, UK बेस्ड वेबसाइट है, जो कि इट इज़ मेंटेन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम। नॉटिंघम यूनिवर्सिटी नॉटिंघम के द्वारा मेंटेन किया जाता है अंडर द, ये याद रखना है, शेरपा जो प्रोजेक्ट है, शेरपा प्रोजेक्ट में शेरपा प्रोजेक्ट में जो जो सारी चीज़ आते हैं उसमें से ही एक ओपन डोर है। तो ये जो शेरपा है, सिक्योरिंग अ हाइब्रिड एनवायरनमेंट फॉर रिसर्च प्रिजर्वेशन एंड एक्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप द 2002 में शेरपा को बनाया गया, शेरपा ऑर्गेनाइजेशन को, और जो सपोर्ट करता है ओपन एक्सेस इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बेस्ड इन UK यूनिवर्सिटी। खासकर ये UK यूनिवर्सिटीज़ के लिए बनाया गया था ओपन डोर और ये शेरपा प्रोजेक्ट। अब बता रहा है, क्वेश्चन पूछा है कि शेरपा प्रोजेक्ट में कौन कौन से इसमें से सर्विसेज हैं। तो शेरपा के प्रोजेक्ट्स में शेरपा रोमियो है, शेरपा जूलियट है, ओपन डोर है और शेरपा सर्च है। ये सारे क्या हैं, शेरपा के ही सर्विसेज हैं। तो आप इस वीडियो को जाकर देखें ना, शेरपा रोमियो जूलियट, उसमें मैंने बताया है आखिर ये क्या है और कैसे ये वर्क करता है। नेक्स्ट है शेरपा रोमियो पब्लिशर कॉपीराइट एंड आर्काइविंग पॉलिसी। फिर ये क्या है, पब्लिशर कॉपीराइट एंड आर्काइविंग पॉलिसी है शेरपा रोमियो। शेरपा जूलियट है रिसर्च फंडर आर्काइविंग मैंडेट एंड गाइडलाइंस। और ओपन डोर है वर्ल्ड वाइड डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरी। और शेरपा सर्च है सिंपल फुल टेक्स्ट सर्च ऑफ यूके रिपोजिटरी। यूके में जो भी रिपोजिटरी हैं उनको सर्च करने का ये शेरपा सर्च है। शेरपा रोमियो पब्लिशर्स के लिए, कॉपीराइट के लिए, शेरपा जूलियट रिसर्च फंडर्स के लिए है, एंड ओपन डोर का एक ओपन एक्सेस रिपोजिटरी है वर्ल्ड वाइड। और शेरपा सर्च यूके के रिपोजिटरी को सर्च करने का, फुल टेक्स्ट सर्च करने का ये सर्च इंजन है। नेक्स्ट है एंटिटी द ऑडियो फाइल फॉर्मेट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। यहाँ पर ऑडियो फाइल फॉर्मेट आपको बताना है। जैसे आप सबके फ़ोन में फॉर्मेट MP3 या WAV इस तरह के फॉर्मेट होते हैं, तो यहाँ पर लाइब्रेरीज में, डिजिटल लाइब्रेरी में जो ऑडियो फाइल होता है उसमें किस तरह के फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। तो उसमें होता है AIFF होता है और एक होता है RA होता है, ठीक है। ये जो RA है रियल ऑडियो है, रियल ऑडियो और इज ए प्रोप्राइटरी ऑडियो फॉर्मेट डेवलप बाय रियल नेटवर्क्स के द्वारा इसे डेवलप किया गया, जिसे फर्स्ट रिलीज़ किया गया अप्रैल 1995 में। एंड जो दूसरा AIFF है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट है,
जो कि एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है और इसका यूज़ किया जाता है स्टोरिंग साउंड डेटा फॉर पर्सनल कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो डिवाइसेस। इस फॉर्मेट को डेवलप किया गया एप्पल के द्वारा, एप्पल इंक्लूसिव 1988 में। तो 1988 में इसे डेवलप किया गया AIFF एप्पल के द्वारा, ए से एप्पल, ए से AIFF ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। और अप्रैल 1995 में डेवलप किसको किया गया, रियल ऑडियो के। ठीक है, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो चलिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और मैं तो वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ आपको रेगुलर से, बट अपनी तैयारी आप लोग करते रहें और मुझे कमेंट करना जो भी आपको प्रॉब्लम लगे, कोई भी सजेशन हो। सो थैंक यू सो मच।